हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? नमस्कार, राम राम। ठीक है। और अब जो है आज की जो क्लासेस हैं, आज की जो क्लास है उसके अंदर पिछली क्लास जो हमारी थी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन के ऊपर अपन बात कर रहे थे। ठीक है। आज अपन बात करेंगे इनकी जो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लैंगिक जनन की घटनाएं। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी वो चीजें रिक्वायरमेंट है, क्या कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अपन ने उसकी जो विशेषताएं कह दीजिए या अनुकूलन कह दीजिए, उन सब का हमने पिछली क्लास के अंदर अपन ने चर्चा करी थी। आज की क्लास जो है उसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि लैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जितने भी जो लैंगिक जनन करने वाले जीव हैं, ठीक है, उनके अंदर यानी कि जितने भी जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर जैसे ही परिपक्वता आती है, यानी कि जैसे ही उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, तो मैच्योरिटी आने के बाद, ठीक है, जिसको अपन ने बात करी थी कि सब प्यूबर्टी एज आ जाती है। ठीक है, तो उस प्यूबर्टी एज आने के बाद उनके अंदर क्या होती है कि विशिष्ट प्रकार के उनके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी, क्योंकि जब लैंगिक जनन होगा तो नया जीव बनेगा, ये एक अपन कह सकते हैं समानता है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अपन ये कहते हैं कि जैसे ही उनके अंदर परिपक्वता आती है तो उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस भी, अर्थात बहुत सारी विभिन्नताएं भी उनके अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो विभिन्नता उनके अंदर संरचनात्मक रूप से हो सकती है। ठीक है, ठीक है, संरचनात्मक रूप के बाद में आप ये कह सकते हैं उनके अंदर जो युग्मक जो बनते हैं, ठीक है, युग्मकों का जो निर्माण होता है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। इसके अलावा उनके अंदर युग्मकों का जो संलयन होता है वो अलग तरीके से हो सकता है। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि सब जो युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है, और इस युग्मनज से जो भ्रूण बनना है, ठीक है, ये भी अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत सारी असमानताएं भी कह सकते हो या वेरिएशंस भी कह सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें भी अपने को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अब अपन यहां पर बात करेंगे कि बहुत सारी चीजें, यानी कि क्योंकि युग्मकों का निर्माण अलग हो सकता है, ठीक है, संलयन भी अलग हो सकता है, निषेचन अपन बात करते हैं, ठीक है, किसी के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, किसी के अंदर बाह्य निषेचन होता है, तो ये सारे, और युग्मकों का भी सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जो युग्मक बनते हैं, ठीक है, उनका निर्माण भी अलग अलग हो सकता है। तो इसके आधार पर अपन अब यहाँ पर बात करेंगे कि वो सारी कौन कौन सी वो घटनाएं हैं, ठीक है, जो कि लैंगिक जनन के अंदर होती हैं, जो कि लैंगिक जनन के अंदर होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इन सभी जो घटनाएं होती हैं इनको अपन तीन घटनाओं या तीन मूलभूत प्रावस्थाओं के अंदर अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं या उनके अंदर अपन रख सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यानी लैंगिक जनन के लिए एक मुख्य घटना यह मानी जाती है निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ठीक है, क्योंकि अपन मानते हैं कि जब तक निषेचन अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, तब तक अगला जीव नहीं बनेगा। तो इसके अंदर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं उनको तीन प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला आता है निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, जिसको अपन बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैंने कहा निषेचन को अपन ने यहां पर सेंटर मान लिया, यानी कि निषेचन से पहले, ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, दूसरा आता है निषेचन, ठीक है, निषेचन, जिसको अपन बोलेंगे स्टूडेंट्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ओके ओके, यानी कि निषेचन से पहले वो कौन कौन सी घटनाएं होंगी, ठीक है, उनको अपने
प्री फर्टिलाइजेशन मान लिया। उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन ने मान लिया निषेचन, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं। ओके, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां पर अपन ने क्या बोला था प्री, और इसको बोल दीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहां पर अपन थोड़ा सा क्या है कि हमारे माइंड में ये चीज सेट हो जानी चाहिए कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, जब तक आपके दिमाग में एक रूपरेखा नहीं बनेगी, देखिए कोई भी जब अपन काम करते हैं, कोई भी अपन काम करेंगे तो हमारे दिमाग में पहले से पिक्चराइजेशन होता है। पिक्चराइजेशन मतलब समझते हैं, ठीक है, यानी कि अपन पहले उसका इमेज कर लेते हैं कि मैं ये करने वाला हूं या यहां पर ऐसा होगा। जैसे मैं सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लूं, यानी कि मान लीजिए कि आप एक किसी शादी के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो जब शादी के अंदर जाएंगे तो आपके दिमाग में उस वहां पर जाने से पहले, ठीक है, और जाएंगे तब क्या करेंगे और वहां पहुंच करके क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में क्या होती है, एक पिक्चराइजेशन होता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो मैं यहां पर भी देखिए साइंस पे ऐसा ही है, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये चीज बन जानी चाहिए कि मैं क्या पढ़ने वाला हूं और इसके अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है। वही चीज जैसे कोई भी काम कर लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब देखिए निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं कि निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसके अंदर आता है क्या, यानी कि युग्मक जनन। सबसे पहला आता है स्टूडेंट्स इसके अंदर नंबर 1 कहते हैं युग्मक जनन, जिसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण, ठीक है स्टूडेंट्स, युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि इसको आप बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, गैमेट ट्रांसफर। तो यहां पर पहले इसके अंदर यानी कि निषेचन की क्रिया हो उससे पहले युग्मक जनन, युग्मकों का निर्माण, अपन पढ़ेंगे युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है, ठीक है, और उसके बाद उन युग्मकों का स्थानांतरण होना जरूरी है। तो ये दोनों इवेंट्स यानी कि दोनों घटनाएं निषेचन पूर्व, यानी कि ये जरूरी है तभी निषेचन की क्रिया होगी। और यहां पर क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है अपना फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हमने पढ़ा है, यानी कि जो युग्मकों का यहां पर क्या होगा, संलयन होगा। क्यों, क्योंकि युग्मक तो यहां बना रहे हैं ना अपन, गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण। अब कैसे होता है ये अपन यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो युग्मकों का निर्माण हो रहा है, यहां तो युग्मकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और यहां पर युग्मक ट्रांसफर हो गया, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण हो गया। जब युग्मक स्थानांतरण हो जाता है तो उसके बाद युग्मकों का संलयन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही निषेचन की क्रिया, देखिए मैं एक बार आपको पूरा का पूरा मैंने बताया ना, दिमाग में अपन बढ़ाते हैं कि अपन क्या करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद पोस्ट यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा कि सब इसके अंदर पहली चीज क्या होगी, इसके अंदर स्टूडेंट्स बनेगा युग्मनज बनेगा। यहां पर क्या बनेगा, युग्मनज, जिसको अपन बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। यहां पर जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से बनेगा भ्रूण का निर्माण। सेकंड, इसको अपन बोलेंगे भ्रूणोद्भव, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो ये एक हमारे दिमाग में पिक्चराइजेशन बन गया है कि मुझे लैंगिक जनन की घटनाओं के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। निषेचन पूर्व मुझे युग्मक जनन पढ़ना है, फिर युग्मक स्थानांतरण अपन पढ़ेंगे, उसके बाद युग्मकों का संलयन, निषेचन, ठीक है, एंड देन युग्म संलयन जब हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा और फिर उसका भ्रूणोद्भव, ठीक है। भ्रूणोद्भव यानी कि किस तरीके से एम्ब्रियो का निर्माण होगा, किस तरीके से जो भ्रूण है वो डेवलप होगा, ठीक है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, ये अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, चाहे वो प्लांट हो, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनके तो चाहे प्लांट हो और चाहे वो एनिमल हो, उनके अंदर ये सारी चीजें ऐसे एज इट इज ही चलने वाली है। चलिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी जो घटनाएं हैं उनको अपन डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। मैं इनको यहाँ पर रफ कर देता हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है, यानी कि
निषेचन पूर्व घटनाओं की अपन यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि निषेचन पूर्व कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहां से मैं इसको यहां से इसको भी एक बार के लिए क्लीन कर देता हूं। और सबसे पहले निषेचन पूर्व घटनाएं, इसमें पहला आता है स्टूडेंट्स यानी कि युग्मक जनन, जिसको आपने भी प्यार से कहा था गैमेटोजेनेसिस। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, यहां पर दो शब्द हैं। यहां पर एक तो है गैमेट और एक है जेनेसिस। ये दो शब्द हैं यहां पर। ठीक है, गैमेट शब्द का मतलब गैमेट से बना है युग्मक। ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है उत्पन्न करना, बनाना और युग्मक जनन। ठीक है, या उसका क्या करना, निर्माण करना। ठीक है, दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं यानी कि उत्पत्ति, बनाना। ठीक है, ठीक है, निर्माण करना, बात एक ही, चाहे कोई सा भी शब्द ले लीजिए। ठीक है, और ये सब चीजें किससे होंगी बेटा, रिप्रोडक्शन से होगी, जनन होगा। यानी कि सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है, युग्मक का निर्माण करना। ठीक है, निषेचन अगर अपने को कराना है तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि युग्मकों का निर्माण होना जरूरी है। अगर युग्मक नहीं बनेंगे तो संलयन की क्रिया नहीं होगी, और संलयन की क्रिया नहीं होगी तो नया जीव भी नहीं बनेगा। तो यहां पर लैंगिक करने वाले जो जीव हैं उनके अंदर युग्मकों का लैंगिक जनन करने वाले जीवों में लैंगिक जनन करने वाले जीवों में, ठीक है, ये अपन किसकी बात कर रहे हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में। ठीक है, युग्मकों का निर्माण व विभेदन। ठीक है, यानी कि उसका निर्माण होना और उसका विभेदन होना, अर्थात यानी कि पूर्ण रूप से एक परिपक्व गैमेट का निर्माण हो जाना जरूरी है। ठीक है, एक परिपक्व युग्मक का निर्माण हो जाना जरूरी है, जिसके द्वारा कि अपन पूर्ण रूप से एक अच्छे युग्मक का निर्माण कर सकें। ठीक है, यहां पर अपन पढ़ रहे हैं आगे। चलिए अब आगे अपन देखने वाले हैं यहां पर कि किस तरीके से युग्मकों का निर्माण होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर निम्न श्रेणी के जीवों की अपन बात करते हैं, ठीक है, निम्न श्रेणी के यदि अपन जीवों की बात करते हैं तो निम्न श्रेणी के जीवों यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहां पर निम्न श्रेणी के जीव, फॉर एग्जांपल जैसे कि सरल शैवाल हैं। ठीक है, ठीक है, मैंने सरल शैवालों की बात करी तो सरल शैवालों के अंदर, ठीक है, इनके अंदर जो युग्मक होते हैं वो संरचनात्मक, ठीक है, और कार्यात्मक रूप से कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान। यानी किस किस तरीके से, संरचनात्मक और प्लस कार्यात्मक। ठीक है, तो कार्यात्मक रूप से यदि एक जैसे होते हैं तो अपन इनको कहते हैं बेटा समयुग्मकी। ठीक है, इनको अपन कहेंगे समयुग्मकी। ठीक है, समयुग्मकी कहेंगे। सरल शैवालों की यदि मैं बात करता हूं, ठीक है, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि जो युग्मक होते हैं वो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो इनको नाम हमने क्या बोल दिया, यानी कि समान होते हैं, इसलिए हमने इसको बोल दिया समयुग्मकी। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि संरचना उनकी समान होती है। ठीक है, संरचना कैसी हो, संरचना समान हो, लेकिन परंतु उनका कार्य अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो क्या कर रहे हो। ठीक है, यानी कि उनकी संरचना, ठीक है, कार्य किस स्तर पर क्या हो सकते हैं, उनकी संरचना समान हो सकती है, लेकिन कार्यात्मक रूप से उनका क्या हो सकती है, भिन्नता हो सकती है। तो उनको अपन यहां हमने कहा समान है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, समान है दोनों ही रूप से, तो हमने इनको क्या नाम दिया, समयुग्मकी अपन ने नाम दे दिया। सरल शैवाल अपन ने माने। यहां पर यदि कार्यात्मक रूप से क्या है, अलग है, कार्यात्मक रूप से उनकी यदि अपने को अलग देखने को मिलता है तो अपन उनको क्या कह देते हैं बेटा, असमयुग्मकी। उनको नाम दिया गया अपन ने क्या, ए, यहां पर ए लगा देंगे अपन, तो असमयुग्मकी। ठीक है, असमयुग्मकी। फॉर एग्जांपल यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। देखिए मैंने एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पर मेरा टारगेट ये है कि आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जाएं,
ठीक है, जो कि आप याद रख सकें और आप एग्जाम में उनको करके आ सकें। ठीक है, तो कम एग्जाम्पल, क्योंकि ज्यादा नहीं दे रहा हूं, केवल आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं केवल आपको कम ही एग्जाम्पल लिखा रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो सके। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने ये दोनों, यानी कि एक तो समयुग्मकी और दूसरा आपने विषम युग्मकी आपने यहां पर देख लिया है। अब अगर आप बात करते हैं, यहां पर देखिए बेटा, यानी कि अगर जैसे कि पादपों की अगर बात की जाए, यहां पर पादपों की अपन बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि कुछ पादपों के अंदर जैसे कि उभयलिंगी है। ठीक है, पादपों की अगर बात कर रहा हूं तो वो क्या होते हैं, जैसे कि उनके अंदर उभयलिंगी है। ठीक है, तो उभयलिंगी अगर है, यानी कि मैं ये कह दूं कि युग्मकों में किसी प्रकार की कोई बाह्य संरचना और कार्यकी के अंदर विभिन्नता नहीं होती है। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, उभयलिंगी बोल देते हैं। ठीक है, और उनको समथैलेसी भी, ठीक है, उभयलिंगी कह दो या उनको समथैलेसी कह दो। ठीक है, उभयलिंगी या उनको अपन क्या कह सकते हैं, समथैलेसी कह सकते हैं। ठीक है, ये शब्द एक नया आया है, समथैलेसी, यानी कि अगर युग्मकों में किसी प्रकार की बाह्य संरचना और कार्यकी के अंदर विभिन्नता नहीं पाई जा रही है तो उसको आप क्या कह देंगे, समथैलेसी कह देंगे। लेकिन अगर भिन्नता पाई जा रही है तो आप उसको कहेंगे एक लिंगी। ठीक है, और इधर कह देंगे अपन विषम थैलेसी। ठीक है, विषम थैलेसी, एक लिंगी कह दो या विषम। अब देखो ये वही है, यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर पुंकेसर का निर्माण, ठीक है, नर, ठीक है, तो उसको कह देंगे अपन पुंकेसरी, उस पुष्प को अपन कह देंगे पुंकेसरी, और जहां पर अंडक का निर्माण हो रहा है उसको अपन कह देंगे स्त्री केसरी। ठीक है, उसको अपन कह देंगे स्त्री केसरी। ठीक है, तो एक लिंगी है, यानी कि वो केवल या तो उसके ऊपर पुंकेसर होगा या फिर स्त्री केसर होगा। ठीक है, स्त्री केसर होगा। ठीक है, अब इन सब की चर्चा, यानी कि ये क्या होता है, इसको अपन चैप्टर नंबर 2 में लेंगे डिटेल में कि पुंकेसर क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से भिन्नता की अगर हम बात कर रहे थे तो ऐसा ही क्या होता है बेटा कि ह्यूमन की बात करें, ठीक है, यानी कि अगर मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य के अंदर भी क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि जो नर होते हैं उनके अंदर भिन्नता, मैंने कहा ना भिन्नता। ठीक है, तो यहां पर नर के अंदर तो क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, जो कि गतिशील होता है। ठीक है, और जो मादा होती हैं, ठीक है, उनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये अंडाणु जो होता है ये क्या होता है, अगतिशील होता है। ठीक है, तो यहां पर इनमें क्या हो गई, भिन्नता देखने को मिल रही है। ठीक है, अब आगे अपन बात करेंगे यहां पर कि युग्मक निर्माण की जो क्रिया होती है स्टूडेंट्स, युग्मक निर्माण की क्रिया जो होती है, उस युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान, उस युग्मक निर्माण की क्रिया के दौरान एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है और वो होती है स्टूडेंट्स अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। इसी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, अर्धसूत्री यानी कि युग्मकों के निर्माण के लिए, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होना जरूरी है। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि युग्मक निर्माण के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है। ठीक है, जो युग्मक निर्माण के दौरान जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसा होता है। हालांकि अपन ने कहा कि साहब युग्मक निर्माण के लिए, यानी कि युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तो अब यहां पर अपन बात करेंगे कि किस तरीके से। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं स्टूडेंट्स कि युग्मक बनाने वाली जो कोशिका है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, कि जो युग्मक बनाने वाली जो कोशिका है, बनाने वाली कोशिका, इसको आप चाहे मात्र कोशिका भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मदर सेल हो गई ना। तो युग्मक बनाने वाली जो कोशिका है वो चाहे मैंने कहा चाहे वो 2n हो और चाहे n हो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, युग्मक बनाने वाली जो कोशिका है वो चाहे 2n अर्थात द्विगुणित हो और चाहे अगुणित हो, चाहे वो द्विगुणित हो या अगुणित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं या मैं आपको बता देता हूं बेटा कि जो युग्मक बनेगा,
ठीक है, युग्मक बनेगा वो हमेशा n अर्थात अगुणित ही होगा। युग्मक हमेशा अगुणित होगा, ठीक है। मूल कोशिका, मुख्य कोशिका, जनक कोशिका, मात्र कोशिका, युग्म बनाने वाली कोशिका, कुछ भी कह दें आप, वो चाहे अगुणित हो या द्विगुणित हो, ठीक है, द्विगुणित हो, डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर गैमेट बनेगा, अगर युग्मक बनेगा, तो युग्मक हमेशा अगुणित ही बनेगा, युग्मक हमेशा अगुणित ही बनेगा। और युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप ही युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मकों का संलयन हो जाता है, जब युग्मकों का संलयन हो जाता है, ठीक है, तो उसी से युग्मनज का निर्माण होता है। और वही युग्मनज, ठीक है, वही युग्मनज, ठीक है, युग्मकों का जब संलयन हो जाता है तो युग्मनज बन जाता है। और वही युग्मनज चाहे आगे चल के अगुणित जीव बनाए, ठीक है, अगुणित जीव बनाए, और चाहे वह द्विगुणित जीव बनाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। द्विगुणित जीव बनाए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगुणित जीव बनाए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको बता दूं यहां पर। लेकिन स्टूडेंट्स आप ये बात ध्यान रखिएगा, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो युग्मकों का जो निर्माण होगा, ठीक है, युग्मकों का जो निर्माण होगा, युग्मक हमेशा और हमेशा, युग्मक हमेशा और हमेशा कैसा होगा, अगुणित ही होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि साहब जो निषेचन की जो क्रिया होती है उसके लिए युग्मकों का निर्माण होता है, उस दौरान सेल डिवीजन होता है, ठीक है। और सेल डिवीजन के द्वारा, यानी कि उस कोशिका विभाजन की क्रिया के द्वारा क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। और ये जो युग्मक बनते हैं वो हमेशा अगुणित होते हैं, ठीक है। यहां तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहां पर कि सब जो युग्मकों का जो निर्माण होता है, ठीक है, इस युग्मकों के निर्माण के दौरान, ठीक है, इस युग्मकों के निर्माण के दौरान सेल डिवीजन यानी कि असूत्री विभाजन से ही होता है, ये बात हमने बात करी। तो यह विभिन्न स्तरों के या विभिन्न स्तरों पर होने के आधार पर, ठीक है, अलग अलग स्तरों पर यह विभाजन होता है। उस आधार पर हमने इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया है, ठीक है, इसको हमने 3 प्रकार में डिवाइड किया है कि किस किस प्रकार से ये सेल डिवीजन होता है। तो पहला आता है स्टूडेंट्स के अंदर युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, युग्मनजीय जाइगोटिक, ठीक है, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपका आता है बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, 3 प्रकार में हमने। और तीसरा आपका गैमेट, ठीक है, यानी कि युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, गैमेट, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये 3 हैं यहां पर, ठीक है, यानी कि 3 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया हो रही है कि 3 प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया किस तरीके से होती है। देखिए पहला आपको दिख रहा होगा युग्मनजीय, यहां पर बात किस, यानी कि जाइगोट, जाइगोट, जाइगोटिक मियोसिस अपन ने कहा इसको। दूसरा है बीजाणु का अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। तो मैं पहले इसके ऊपर बात करता हूं कि जो युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किस प्रकार से होता है और किन में होता है, ठीक है। अपन यहां पर बात कर रहे हैं कि जो जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, ठीक है, जो जाइगोटिक अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है या मियोसिस की जो क्रिया हो रही है वो कैसे हो रही है। देखिए यानी कि यह जो अर्धसूत्री विभाजन होता है स्टूडेंट्स, यह जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये युग्मनज के विकास के दौरान होता है, यानी कि जब युग्मनज का विकास हो रहा होता है, ठीक है, युग्मनज का विकास हो रहा होता है तो उस दौरान इस प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यहां पर क्या होता है, यानी कि जो युग्मनज बन गया, ठीक है, और उससे क्या होता है कि अगुणित जीव का निर्माण होता है। अब आप समझ लें, आप यहां पर ध्यान देना कि युग्मनजीय सर बोल रहे हैं, युग्मनजीय अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनज बना दिया, फिर उसके अंदर
उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। यस, मैंने कहा जीव अगुणित होगा। ठीक है, मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जीव चाहे अगुणित हो और चाहे द्विगुणित हो। ठीक है, चाहे अगुणित हो और चाहे द्विगुणित हो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने कहा था यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जैसे मैंने आपको बताए थे। यहां पर क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि मुख्य जीव है, अगुणित है। ठीक है, इसमें युग्मक का निर्माण हो गया n। दूसरा जो जीव है, ठीक है, इसमें भी गैमेट का निर्माण हो गया n। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, इनका जब संलयन हुआ तो 2n बना, यानी कि संलयन हुआ 2n बना, यानी कि द्विगुणित अवस्था आ गई। ये तो दोनों क्या है, ये तो युग्मक है ना, ये बन गया युग्मनज। अब इस युग्मनज में अगर ये युग्मनज डायरेक्ट विकसित होता है, ये युग्मनज डायरेक्ट विकसित होता है तो कैसा बनेगा, 2n बनेगा। अब अपन ये तो कहेंगे साहब जब आपने मुख्य जो जनक थे वो तो अगुणित है और आप यहाँ पर 2n बना रहे हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर तुरंत जैसे ही जाइगोट बनता है, तुरंत इसके अंदर क्या हो जाता है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। और अर्धसूत्री विभाजन होते ही ये क्या होता है, n अगुणित क्या बना दिया, अगुणित कर देता है, अगुणित हो जाता है। और यहाँ पर ये जो सेल्स बन रही हैं, ठीक है, ये जो सेल्स बन जाती है, अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ये पर्टिकुलर क्या करती है, एक एक जीव का यानी कि अलग से अगुणित जीव का निर्माण कर लेती हैं। तो इस प्रकार से यह जो विभाजन होता है, अर्थात यह अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किसके अंदर होता है, वो स्टूडेंट्स होता है किसके अंदर, युग्मनज के अंदर होता है। ठीक है, यहां पर अर्थात युग्मनज के अंदर यहां पर क्या हो गया, विभाजन होता है। ठीक है, अब यहां पर यानी कि युग्मनज के विभेदन के दौरान समसूत्री विभाजन हो रहा है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसका विभेदन की क्रिया होती रहती है। अब अगला जो आता है वो आता है अपना सेकंड आता है बीजाणु। ठीक है, यानी कि बीजाणु, सेकंड बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन। बीजाणुक अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि पादपों के अंदर, ठीक है, कि पादपों के अंदर जो बीज, जिनके अंदर की बीज का निर्माण होना है, ठीक है, जिनके अंदर की बीज का निर्माण होता है, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया उनके बीजाणु कोश में होती है। ठीक है, बीजाणु कोश में होती है। ठीक है, बीजाणु कोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, जिसके अंदर एक लघु बीजाणुधानी या लघु बीजाणु कोश कह सकते हो, और एक गुरु बीजाणुधानी। ठीक है, या आप इसको कोश भी कह सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर भी मैं कोश बोल सकता हूं। ठीक है, बात एक ही है, यानी कि चाहे आप उसको लघु बीजाणुधानी कह दो, यानी कि यहां पर लघु बीजाणु यानी कि अगर नर युग्मक का निर्माण होना है तो यहां पर यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण होना है, जिससे कि नर युग्मकोद्भिद बनेगा, आगे चल के पढ़ेंगे। और यहां पर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनके अंदर यानी गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है। ठीक है, जिसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनको अपन कहेंगे परागकण। ठीक है, और यहां पर गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, उससे निर्माण होगा गुरु बीजाणु का। ठीक है, सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, जो कि भ्रूण जो बीजाणु की संरचना बनेगी उसके अंदर भ्रूण कोशमादा युग्मकोद्भिद बनेगा, एक जो सक्रिय होगा वो। ठीक है, ये अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। यहां पर हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर बीजाणु रहित पादपों की बात की जाए, ठीक है, बीजाणु रहित पादपों की बात की जाए तो उनके अंदर क्या होता है कि जो इनके अंदर जो बीजाणु कोश की कह दो या बीजाणु कोश के अंदर जो कोशिका है वो क्या करती हैं कि वो एक तरीके से मियोसाइट की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, किसकी तरह व्यवहार करें, ये तो अपने जो प्लांट्स है अपने, ठीक है, उन पादपों के अपन, लेकिन कुछ के अंदर जो कि जिनकी बात कर रहा हूं, जिनके अंदर की बीजाणु रहित हैं। ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है कि जो कोशिका होती है वो एक तरीके से मात्र कोशिका कह सकते हो उनको। ठीक है, मुख्य कोशिका, जन्म कोशिका भी कह सकते हो। तो वो क्या करती है, मियोसाइट कोशिका की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक है, मियोसाइट कोशिका की तरह व्यवहार करके उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा
युग्मक का निर्माण हो जाता है और युग्मक का निर्माण के फलस्वरूप उसमें फिर से अंकुरण हो जाता है और अंकुरण के फलस्वरूप क्या होता है, एक अगुणित युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हमारा यहां पर ये वाला कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद अगला अपना आता है यानी कि युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन तीसरा आता है अपना युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, गैमेट। ठीक है, यहां पर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन, देखिए स्टूडेंट्स यहां पर युग्मक अर्धसूत्री विभाजन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, युग्मक अर्धसूत्री विभाजन की बात करता हूं तो जंतुओं के अंदर, ठीक है, जंतुओं की अपन बात करी जाएगी तो जंतुओं के अंदर, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है कि जो मुख्य जीव होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, द्विगुणित होता है। ठीक है, यानी कि उनकी जो मुख्य संरचना होती है वो द्विगुणित होती है। ठीक है, और द्विगुणित के अंदर इनके अंदर लैंगिक जो अंग होते हैं, ठीक है, जो लैंगिक अंग होते हैं, इन लैंगिक अंगों के अंदर जनन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, या लैंगिक कोशिका भी बोल सकते हो, जनन कोशिका भी कह सकते हो। ठीक है, और इन कोशिकाओं के अंदर जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है, मैंने बताया था आपको, यानी कि यौवनावस्था आ जाती है तो इनके अंदर यानी कि जो जनन कोशिकाएं होती हैं जिनको कि जर्मिनल सेल या जर्म सेल भी बोल सकते हैं अपन, जो जर्म सेल या जर्मिनल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, इन कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, इनके अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, गैमेट का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर गैमेट का निर्माण हो जाता है। दोबारा देख लीजिए, यानी कि जंतुओं के अंदर मुख्य जो जीव होता है वो द्विगुणित होता है और इन द्विगुणित जीवों के अंदर जो लैंगिक अंग होते हैं, इन लैंगिक अंगों के अंदर जनन कोशिका होती है। ठीक है, इन लैंगिक अंगों के अंदर जनन कोशिका होती है और उन्हीं जनन कोशिकाओं के द्वारा वो जनन कोशिका होती है जिनको कि अपन ने जर्म सेल कह दी, यानी कि वो जनन यानी कि मातृ कोशिका की तरह काम करती है। ठीक है, जर्म सेल मातृ कोशिका की तरह काम करती है। फिर उन कोशिकाओं के अंदर लैंगिक अंगों में ही, ठीक है, उन कोशिकाओं के अंदर जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, उसके फलस्वरूप युग्मकों का निर्माण होता है। फॉर एग्जांपल यदि क्योंकि अपन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं मनुष्य के संदर्भ में, तो यहां पर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जैसा नर के अंदर तो शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है, और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये युग्मक अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि निषेचन पूर्व जो घटनाएं हैं वो यहां पर क्या होती है, अपनी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर हमने युग्मक जनन पढ़ लिया है, निषेचन पूर्व घटनाओं के अंदर हमने क्या पढ़ लिया है, युग्मक जनन पढ़ लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि युग्मक जनन की जब क्रिया हो जाती है, ठीक है, युग्मक जनन की क्रिया हो जाती है तो युग्मक स्थानांतरण, ठीक है, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण किस प्रकार से होगा ये अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण की जो क्रिया होती है स्टूडेंट्स वो सब में अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण कैसे होगा, दूसरी कंडीशन आती है, दूसरी स्थिति आती है या दूसरी जो पॉइंट आता अपना वो आता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक स्थानांतरण यानी कि आप ये कह सकते हैं यानी कि युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना। ठीक है, युग्मकों का एक दूसरे के समीप आना तो वो कहलाता है अपना युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, इसके अंदर देखिए पादपों के अंदर अलग क्रियाएं हैं इनके अंदर क्या होता है कि परागण की क्रिया के द्वारा जो परागकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो वो परपरागण होता है या फिर एक ही पुष्प के ऊपर क्या होता है कि उनका स्वयंपरागण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं परागणीय क्रिया बोलते हैं। और जंतुओं के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि उनके अंदर जो कंपलेशन की जो क्रिया होती है, संभोग की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा क्या होता है कि नर और मादा समीप आते हैं और नर द्वारा शुक्राणुओं को मादा प्रजनन मार्ग तक पहुंचाया जाता है और वहां से वो शुक्राणु जो है वो गति करता हुआ अंडाणु तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो युग्मकों का स्थानांतरण होता है, अर्थात इसके अंदर क्या होता है यानी कि नर व जो मादा युग्मक जो होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के समीप आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के क्या आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं और इस तरीके से युग्मक स्थानांतरण की क्रिया कंप्लीट होती है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया निषेचन
पूर्व घटनाएं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, और आपको अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे जो हमारा चैनल है उस पर आप जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर आप आकर के बता सकते हैं कि आपको किस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन या और कोई आपको यदि किसी टॉपिक के अंदर कोई समस्या आ रही है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके सभी क्वेश्चंस की मैं आपको रिपीट कर दूं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि ये चैप्टर अगले एक लेक्चर और है इसका, तो इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बिल्कुल एक आपको पूरे क्वेश्चंस जो यानी कि इस चैप्टर के अंदर संभावित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से संबंधित देखिए प्रत्येक चैप्टर का प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हालांकि अपन ये जानते हैं, लेकिन सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बनाए हैं, और उनको बनाने के बाद हम चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस आपको इस हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, तो आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को आप जानते हैं कि लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, और आपका प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं।